हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे टरबाइन में जब स्टीम जाता है तो यहाँ पे एक्सपेंशन होता है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस होता है, जिससे हमें क्या मिलता है, टरबाइन वर्क होता है। ये हमारी दूसरी डिवाइस है। तीसरी डिवाइस हमारा कंडेंसर है। कंडेंसर में हम लोग क्या करते हैं, हीट को रिजेक्ट करते हैं। हीट को रिजेक्ट करने के बाद जो हमारा स्टीम था वेपर फॉर्म में था वो कन्वर्ट हो गया लिक्विड फॉर्म में, और ये लिक्विड हमारा पंप के थ्रू इसको फिर से हम बॉयलर में फीड कर देते हैं। ये हमारा सिंपल पावर प्लांट है। इसी पे हम लोग ये रैंकाइन साइकिल बनाते हैं। ये हमारा टीएस डायग्राम है, ये पीवी डायग्राम है, ये एचएस डायग्राम है। तो टीएस डायग्राम में यहाँ पे देखते हैं हम लोग हीटिंग कहाँ पे हो रही है, कांस्टेंट प्रेशर पे हीटिंग हो रही है। अगर हम लोग 4 से 1 की बात करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करें, या यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करें, 4 to 1, ये ऐसे यहाँ तक, तो ये हम क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे हीटिंग कर रहे हैं। 1 से 2 हमारा क्या हो रहा है, 1 से 2 कहें या 1 डैश से 2 डैश कहें, ये हमारा क्या हो रहा है, एक टरबाइन में एक्सपेंशन हो रहा है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है, एंट्रोपी हमारा क्या है, कांस्टेंट है। और 2 से 3 यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट को ऐड कर रहे हैं, Q1 हीट को ऐड कर रहे हैं, और यहाँ से हम लोग Q2 हीट को रिजेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को फॉलो करता है कि डिवाइस जो किसी सोर्स से हीट को एब्जॉर्ब करे और सिंक्स में रिजेक्ट करे, तभी हमें कुछ ना कुछ वर्क मिल सकता है। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, टरबाइन वर्क मिल रहा है। आवाज आ रही है सबको? आवाज नहीं आ रही है? अमन मिश्रा, तुमको नहीं आ रही है? ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है कि हीट को ऐड किया गया, हीट को रिजेक्ट किया गया, और हमें टरबाइन में कुछ वर्क मिला। यहाँ पे चारों प्रोसेस के बारे में लिखा है। 1 से 2 हमारा क्या है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है टरबाइन में, ठीक है। 2 से 3 हमारा कांस्टेंट प्रेशर ट्रांसफर ऑफ हीट इन द कंडेंसर। 2 से 3 हमारा क्या हो रहा है, हीट क्या हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है एटमॉस्फेयर में। यहाँ पे मैंने पहले भी बताया है कि कूलिंग क्यों करते हैं, स्टीम को कूल क्यों करते हैं। स्टीम को कूल करने के लिए मैंने बताया था क्योंकि हमें रिजेक्ट करना ज़रूरी होता है सिंक में, क्योंकि एक सिंगल रिजर्वायर पे कोई भी डिवाइस वर्क नहीं कर सकता है साइक्लिक प्रोसेस के लिए, क्योंकि ये क्या है, एक कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस कौन सा, 1 2 3 4, ठीक है। अब ये हमारा एचएस डायग्राम है। एचएस डायग्राम में देखो 4 यहाँ से लेकर यहाँ तक एक कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, और ये नीचे वाला भी कांस्टेंट प्रेशर लाइन है। तो ये कांस्टेंट प्रेशर पे क्या हो रहा है, बॉयलर में हीट एडिशन हो रहा है। अगर हम लोग Q1 की बात करें तो यही हमारा क्या है, Q1 है, और यहाँ से हमारा क्या हो रहा है, हीट को रिजेक्ट किया जा रहा है, और ऐसे ही हमें टरबाइन वर्क मिलेगा। और एचएस डायग्राम को ही हम लोग मोलियर चार्ट भी कहते हैं। हम लोग रैंकाइन साइकिल के लिए इफिशियंसी ऑलरेडी डेराइव कर चुके हैं। कैसे हम लोग रैंकाइन साइकिल की इफिशियंसी निकाले हैं, यहाँ पे हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे क्या था, एक एक पार्ट को लेकर करते हैं। स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन मैंने पहले बताया था। स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन किसके लिए होता है, ओपन सिस्टम के लिए। अगर कोई सिस्टम ओपन सिस्टम है तो वहां पे क्या यूज करते हैं, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। और अगर ये ओपन नहीं क्लोज सिस्टम होगा तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यूज कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में क्या होता है, डी इक्वल टू डी क्यू इक्वल टू डी इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। देखो क्या होता है, डी क्यू इक्वल टू होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्लोज सिस्टम के लिए क्या होता है, डी क्यू इक्वल टू होता है डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ठीक है। क्यू और डब्ल्यू हमारे क्या है, दोनों पाथ फंक्शन होते हैं, और यू यू क्या इंटरनल एनर्जी क्या होता है, पॉइंट फंक्शन होता है। लेकिन अगर ओपन सिस्टम के लिए बात करते हैं तो ओपन सिस्टम के लिए हमें क्या करना होता है, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाना होता है। अब ओपन सिस्टम किसे कहते हैं, व्हाट इज ओपन सिस्टम। तो ओपन सिस्टम का मतलब क्या होता है, कोई भी सिस्टम जहां पे हम लोग मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसफर हो जाए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ओपन सिस्टम। अब अगर हम लोग बात करें बॉयलर, बॉयलर कैसे होता है, बॉयलर एक सिंपल ये डिवाइस होता है। इसमें क्या होता है, एक इनलेट होता है और दूसरा क्या होता है, आउटलेट होता है ऐसे। अब इनलेट पे हमारा कुछ ना कुछ इंथैल्पी होता है, जैसे इनलेट की इंथैल्पी यहाँ पे क्या लिखा है, एच
आवाज़ नहीं आ रही है? किसी को आवाज़ नहीं आ रही है? अम अमन तुम अपने फ़ोन का वॉल्यूम बढ़ाओ, कुछ प्रॉब्लम है तुमको, तुम्हीं को केवल आवाज़ नहीं आ रही है, ठीक है ना? हाँ, या तो नेटवर्क प्रॉब्लम होगा या तो फ़ोन का वॉल्यूम कम होगा, कोई ना कोई इश्यू होगा, ठीक है? थोड़ा उसको खुद ही करेक्ट करो, ठीक है? किसी को डाउट होगा तो बीच-बीच में पूछ लेना। तो ओपन सिस्टम होता है, ओपन सिस्टम के लिए स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन अप्लाई करते हैं। अब ये अगर हम कह रहे हैं ये बॉयलर है, तो बॉयलर यहाँ देखो कहाँ पे है? ये 4 टू 1 हमारा क्या है? बॉयलर है। इसका मतलब इस एंड पे क्या होगा? 4 होगा और इस एंड पे क्या होगा? 1 होगा। ठीक है? बॉयलर के इनलेट पे क्या है 4 है, आउटलेट पे क्या 1 है। तो इनलेट पे क्या है? इनलेट पे जो एनर्जी है वो कितनी होगी? H4 ये हमारा क्या है यहाँ पे एनर्जी कितनी है? H4 और कितनी हीट इसको हम सप्लाई कर रहे हैं? Q1 हीट कर रहे हैं। तो इनलेट का पार्ट क्या हो जाएगा? इनलेट पे एनर्जी H4 एंथैल्पी क्या होती है? टोटल एनर्जी होती है। तो H4 प्लस Q1 ये हमारा बॉयलर के इनलेट पे एनर्जी, बॉयलर के आउटलेट पे क्या मिलेगा हमको H1 टोटल एंथैल्पी। तो यहाँ से अगर हम लोग Q1 निकालना चाहे तो Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? H1 माइनस H4। यहाँ पे किसी कोई दिक्कत है? अब इसके बाद हम लोग देखते हैं टरबाइन। जैसे हम लोग बॉयलर का एनालिसिस किया ऐसे ही हम लोग टरबाइन का करेंगे। टरबाइन क्या होता है? ऐसे होता है। एक एंड पे क्या होता है? एरिया कम होता है, एक एंड पे एरिया ज़्यादा होता है। तो ये हमारा हो गया टरबाइन। टरबाइन कुछ ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। अब यहाँ पे क्या होगा? इनलेट होगा, यहाँ से इनलेट है, टरबाइन का ये इनलेट है और ये क्या हो गया? मान लीजिए ये हमारा आउटलेट हो गया। अब इनलेट हमारा कहाँ है? टरबाइन का इनलेट यहाँ पे है ना, 1 हमारा क्या टरबाइन का इनलेट है, तो ये हमारा 1 हो जाएगा, 1 टरबाइन का इनलेट हो गया और ये हमारा 2 क्या है? ये टरबाइन का आउटलेट हो गया। तो 2 हमारा टरबाइन का आउटलेट हो गया। अब इनलेट पे एनर्जी कितनी है? इनलेट पे एनर्जी जो बॉयलर के आउटलेट से निकली है वही तो हमारी इनलेट पे एनर्जी होगी। तो H1 हमारा क्या हो गया? इनलेट पे एनर्जी हो गई, तो इनलेट पे हमारा क्या हो गया? H1। आउटलेट पे क्या आएगा? आउटलेट टरबाइन में क्या-क्या आउट होता है? एक तो हमें वर्क डन मिलता है, टरबाइन वर्क मिलता है, दूसरा हमको क्या मिलता है? एंथैल्पी, क्योंकि जो स्टीम टरबाइन से आउट होती है, एग्ज़िट होती है, उसमें भी तो कुछ एनर्जी होती है। जो एनर्जी टरबाइन के एग्ज़िट होती है वो क्या हमारे क्या होता है? H2 होता है। तो यहाँ पे टरबाइन वर्क हमें क्या मिल जाएगा? तो टरबाइन क्या हो जाएगा? H1 माइनस H2, H2 को हम इधर ले जाएँगे, तो हमें क्या मिल गया? ये टरबाइन वर्क मिल गया H1 माइनस H2। अब इसी तरह हम लोग कंडेंसर के लिए भी सॉल्व करेंगे। अब कंडेंसर के लिए क्या होता है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। कंडेंसर में ऐसा क्या होता है? तो कंडेंसर भी ऐसी एक डिवाइस है। कंडेंसर में क्या होता है? कंडेंसर में ये कंडेंसर है, ठीक है? कंडेंसर क्या काम करता है? अब टरबाइन के एग्ज़िट पे हमारा क्या होता है? अब यहाँ पे खुद देखो, ये या तो हमारा एग्ज़िट ये 2 है। अब 2 पे हमारा क्या स्टीम किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में तो नहीं है, क्योंकि सैचुरेशन लिक्विड लाइन यहाँ पे है। ये हमारा सैचुरेशन लिक्विड लाइन है। इसका मतलब यहाँ पे है, इसका मतलब वेपर फॉर्म में है, वेपर लिक्विड वेपर फॉर्म में है, क्योंकि ये वेट रीजन है, ठीक है? अब यहाँ से इसी को हमने क्या करना है? कूल करना है। मान लेते हैं कि हमारा ये इनलेट है, कंडेंसर का इनलेट 2 है यहाँ पे, कंडेंसर का इनलेट 2 होगा और यहाँ पे इसका आउटलेट है। ये हमारा हो गया 3। अब इनलेट पे हमारा क्या-क्या है? इनलेट पे जो एनर्जी होगी, क्या होगी? H2 होगी। कंडेंसर के इनलेट पे हमारा क्या होगा? H2 होगा और आउटलेट पे क्या होगा? आउटलेट पे जो एनर्जी स्टीम निकलेगी उसमें कितनी एंथैल्पी होगी? H3 होगी और इसके साथ-साथ कंडेंसर क्या कर रहा है? हीट को रिजेक्ट कर रहा है। कितनी हीट को रिजेक्ट कर रहा है? Q2। तो इनलेट पे H2 और आउटलेट पे क्या है? Q2 प्लस H3। तो यहाँ पे Q2 इक्वल टू हम निकाल सकते हैं, तो Q2 इक्वल टू हो जाएगा H2 माइनस H3। तो इस तरह से हम लोग कितनी एनर्जी कंडेंसर से रिजेक्ट हुई है, उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सिमिलर जैसे अभी तक हम लोग बॉयलर, टरबाइन और कंडेंसर का किए हैं, ऐसे ही हम लोग को पंप में भी करना है कि पंप में कितनी एनर्जी हमें मिलती है। पंप हमारा क्या है? पंप भी एक हमारी डिवाइस है। पंप में क्या होता है? पंप ऐसे होता है। अब पंप का इनलेट क्या है? देखो 3 क्या कंडेंसर का आउटलेट है। अब 3 पे हमारा क्या हो जाएगा? पंप का इनलेट हो जाएगा। ठीक है? इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं।
क्योंकि आउटलेट ऊपर होगा ना, तो यहाँ से ये हमारा इनलेट हो गया, 3 हो गया इनलेट, पंप का इनलेट हो गया, और इस पे आउटलेट कहाँ होगा, 4 होगा, ये ना है, वो 3 यहाँ पे है इनलेट और ये आउटलेट। अब ये हमारा क्या है, पंप है, ठीक है। अब इनलेट पे हमारा क्या होगा, H3 होगा, ये देखो H3 होगा, इनलेट पे एनर्जी। और पंप में क्या किया जाता है, पंप में और भी इनपुट किया जाता है ना, क्या किया जाता है इनपुट, WP, पंप वर्क इनपुट किया जाता है। दोनों को सम करने पे हमें क्या मिलता है, पंप के आउटलेट पे जो एंथैल्पी मिलती है वो हमारा क्या होती है, टोटल एनर्जी होती है, वो हमारी क्या होती है, H3 है। तो इस तरह से हम लोग पंप वर्क निकाल लेते हैं, और ये आता है H4 माइनस H3। हम लोग जानते हैं कि इफिशियंसी क्या होती है, किसी भी डिवाइस की या किसी भी साइकिल की एफिशिएंसी क्या होती है, नेट आउटपुट बाई नेट इनपुट। अब यहाँ पे क्या है, अगर हम लोग एफिशिएंसी की बात करें तो रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी क्या होगी, डब्ल्यू नेट बाई Q1। Q1 क्या है, हीट सप्लाइड है, यहाँ पे जो हीट सप्लाई हम लोग यहाँ पे किए हैं वही हमारा क्या है, Q1 है। और जो हमारा नेट आउट वर्क आउटपुट वो क्या होगा, टरबाइन पे हमें जो वर्क मिलेगा वो पॉजिटिव होगा, यहाँ पे टरबाइन से मिलेगा, और हमें पंप में कुछ वर्क करना पड़ रहा है, तो दोनों का जो, क्योंकि जो टरबाइन पे वर्क मिलता है उसी से पंप वर्क को माइनस करते हैं तो हमें नेटवर्क मिल जाता है, और डिवाइड बाई कितनी एनर्जी सप्लाई की है, कितना इनपुट किए हैं, वो हमारा क्या होगा, Q1 होगा। तो WT टरबाइन वर्क H1 माइनस H2, यहाँ से भी हमको पता चल रहा है कि 1 से 2 अगर माइनस करेंगे तो हमें टरबाइन वर्क मिल जाएगा। और ये क्या है, पंप वर्क है, 4 से 3, हायर से लोअर, ठीक है। और इसी तरह H1 माइनस H4, H1 माइनस H4 हमें मिल जाएगा हीट सप्लाइड। तो इस तरह से हम लोग रैंकाइन साइकिल की इफिशियंसी कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर हम लोग ये माने, जनरली ये होता है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि जो हमारा पंप लगा होता है उसमें वर्क आउटपुट बहुत कम चाहिए होता है, तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, इस टर्म को निग्लेक्ट कर देते हैं। अगर हमारा पंप वर्क बहुत कम हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पंप वर्क को निग्लेक्ट कर सकते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, अब पंप वर्क को निगलेक्ट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये चीज नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम हाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये वाला टर्म जीरो हो गया, तो फाइनली रैंकाइन की इफिशियंसी ये हो गई। तो हमें जब क्वेश्चन करना होता है हमको ये ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन में दिया है पंप कोई वर्क नहीं, मतलब पंप जो वर्क कंज्यूम कर रहा है वो बहुत कम है, तो हम उसको निगलेक्ट कर सकते हैं। अगर उसमें पंप वर्क दिया है तो उसको हम निगलेक्ट नहीं करेंगे। तो रैंकाइन साइकिल की इफिशियंसी का ये हमारा फार्मूला है। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट टर्म आते हैं। पहला है वर्क रेशियो क्या होता है। ये वर्क रेशियो कभी कभी न्यूमेरिकल में पूछता है कि प्लांट के लिए वर्क रेशियो क्या होगा। तो वर्क रेशियो क्या होता है, नेट वर्क और टरबाइन वर्क का रेशियो होता है। अब नेट वर्क क्या होता है, टरबाइन वर्क माइनस पंप वर्क डिवाइड बाई WT। अब सोचो अगर हम पंप वर्क जीरो मान लेंगे तो WT/WT 1 हो जाएगा। इसका मतलब मैक्सिमम वर्क रेशियो की वैल्यू 1 हो सकती है। जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो हमको ये ध्यान रखना है कि वर्क रेशियो की वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकती है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि पंप वर्क भी हमारा ज्यादा हो जाए, टरबाइन ऊपर ज्यादा हो जाए। ये मैक्सिमम क्या हो सकता है, टरबाइन वर्क से या तो कम होगा या तो इससे के बराबर होगा। अगर इसको हम निगलेक्ट करते हैं तो मैक्सिमम वर्क रेशियो क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। इससे ज्यादा अगर आंसर हमारा आ रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म होता है स्पेसिफिक स्टीम कंजप्शन। कि स्पेसिफिक स्टीम कंजप्शन क्या होता है, ये रेशियो होता है किसका, पर यूनिट पर यूनिट आउटपुट के लिए कितना स्टीम कंज्यूम किया जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक स्टीम कंजप्शन। मतलब 1 किलोवाट आउटपुट के लिए कितना स्टीम कंज्यूम होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक स्टीम कंजप्शन। ये अगर स्पेसिफिक स्टीम कंजप्शन जितना कम है उस प्लांट की कैपेसिटी उतना ही ज्यादा होगी। अब ये फार्मूला होता है स्पेसिफिक स्टीम कंजप्शन का, फार्मूला क्या होता है, 3600 डिवाइड बाई टरबाइन वर्क। अब ये कहाँ से आता है, देखो यहाँ पे क्या होगा, ऊपर क्या, 1 किलोवाट पावर प्रोड्यूस करने के लिए कितना केजी स्टीम चाहिए, ठीक है।
अब किलोवाट, 1 किलोवाट के लिए कितना स्टीम चाहिए? अब 1 किलोवाट आवर मतलब पर आवर 1 घंटा, 1 किलोवाट। अब यहाँ पे अगर हम आवर ऐड करते हैं तो उसको क्या करना पड़ेगा? सेकंड में ऐड करने के लिए किलोवाट क्या होता है? किलोवाट का मतलब होता है जूल पर सेकंड। जब सेकंड को इसमें आवर में चेंज करते हैं तो 60 इंटू 60 आता है, तो 60 इंटू 60 क्या हो जाता है? 3600 हो जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखा है। तो ये फ़ॉर्मूला हमारे माइंड में होना चाहिए कि स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन क्या होता है? 3600 डिवाइड बाई टरबाइन वर्क, ठीक है? अब यहाँ पे कभी-कभी ये पूछता है कि रैंकाइन साइकिल जो है, उसकी एफिशिएंसी को हम कैसे इम्प्रूव कर लें? रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी को हम लोग कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? तो 2 तरीका है इम्प्रूव करने का रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी को। पहला तरीका ये है कि एवरेज टेम्परेचर अगर हम हि इंक्रीज़ कर दें, तो भी एफिशिएंसी इम्प्रूव हो जाएगी, और दूसरा है अगर रिड्यूस कर दें टेम्परेचर को तो भी एफिशिएंसी इम्प्रूव हो जाएगी। कैसे होता है? हम लोग कार्नाट साइकिल पढ़े हैं? कार्नाट साइकिल ऐसे बनता था, ये ऐसे होता है। ये टीएस डायग्राम है, ठीक है? अगर हम लोग कार्नाट साइकिल की एफिशिएंसी की बात करें, तो कार्नाट साइकिल की एफिशिएंसी क्या होती है? 1 माइनस T2 बाई T1। अब T2 क्या है? सिंक का टेम्परेचर, यहाँ का टेम्परेचर है, और T1 क्या है? सोर्स का टेम्परेचर है। अगर ये डिफरेंस जो है, ये डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, उतना ही ज़्यादा हमें क्या मिलेगा? उसकी एफिशिएंसी उतनी ही ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जब ये डिफरेंस ज़्यादा होता है तो इसकी वैल्यू क्या होती है? कम होने लगती है। जब इसकी वैल्यू कम होती है तो 1 से कुछ सब्ट्रैक्ट होगा तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। जैसे यहाँ पे, जैसे ये साइकिल की हम लोग बात करें, 2 ही चीज़, 2 तरीका हमारे पास है। या तो हम लोग मीन हीट एडिशन का टेम्परेचर बढ़ा दें। जैसे ये अगर टेम्परेचर हम लोग यहाँ पे करें, ये देखो यहाँ पे ऐसे करें। पहला तरीका ये है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा हीट अगर ऐड कर लेते हैं, टीएस डायग्राम में हीट ट्रांसफर को दिखाता है टीएस डायग्राम। ये एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हीट का ट्रांसफर करेगा, और जितना ज़्यादा हीट का ट्रांसफर करेगा उतना ही ज़्यादा वर्क होगा। पहला तरीका ये है कि इस टेम्परेचर को बढ़ा दें, तब इसका एरिया बढ़ जाएगा। या दूसरा तरीका होता है कंडेंसर टेम्परेचर को कम कर दें। तो इसका मतलब अगर कंडेंसर प्रेशर और टेम्परेचर को कम करते हैं, तो उस कंडीशन में भी ये एरिया बढ़ जाएगा। ये एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हीट ट्रांसफर होगा, और उतना ही ज़्यादा हमें वर्क डन मिलेगा। इसका मतलब टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ाना है। टेम्परेचर डिफरेंस का मतलब बॉयलर टेम्परेचर और कंडेंसर टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस बढ़ाना है। डिफरेंस कैसे बढ़ेगा? इस टेम्परेचर को बढ़ाएँगे, ऊपर ले जाएँगे, इस टेम्परेचर को कम करेंगे, तो दोनों के बीच का डिफरेंस बढ़ जाएगा। जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी होगी। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, इंक्रीज़ द एवरेज टेम्परेचर एट व्हिच हीट इज़ सप्लाइड। एवरेज हीट टेम्परेचर को हमें बढ़ाना है, और दूसरा हमें सिंक के टेम्परेचर को घटाना है। इसके लिए 2-3 तरीके हैं। पहला तो बॉयलर का प्रेशर हम बढ़ा दें। तो सबको पता है अगर बॉयलर के प्रेशर को बढ़ाएँगे तो क्या होगा? टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर डिपेंड करता है एक-दूसरे पे। अगर बॉयलर का प्रेशर ज़्यादा है तो इसका मतलब हीट एडिशन टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, हीट एडिशन टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो सिंपल सा मतलब है कि उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। यहाँ पे देखो ग्राफ खींचा गया है बॉयलर प्रेशर में और एफिशिएंसी में, तो यहाँ से क्या मिलेगा? देखा गया कि 166 बार पे जो एफिशिएंसी होती है ऑप्टिमम होती है। 166 बार से अगर प्रेशर और बढ़ाते हैं तो हमारी एफिशिएंसी क्या होती है? कम होने लगती है। ऐसे दूसरा तरीका होता है डिग्री ऑफ सुपरहीट। अब सुपरहीट क्या होता है? सुपरहीट क्या होता है? ये हमारा क्या है? सैचुरेटेड वेपर लाइन, इसके बियॉन्ड जितना हम स्टीम को हीट करेंगे, उसी को हम लोग सुपरहीट कहते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि जितना ज़्यादा इसको सुपरहीट करेंगे, यहाँ पे अगर इसको हम और ज़्यादा सुपरहीट करेंगे, जितना ज़्यादा सुपरहीट करेंगे उतना ज़्यादा एरिया बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा एरिया बढ़ेगा उतना ज़्यादा हीट ट्रांसफर को हम लोग कर पाएँगे। तो वही चीज़ लिखा हुआ है कि अगर हम लोग सुपरहीटिंग करते हैं, सुपरहीट डिग्री ऑफ सुपर जितना ज़्यादा उसको सुपरहीट करेंगे, उतना ही ज़्यादा एफिशिएंसी उसकी बढ़ती जाएगी। सुपरहीट का मतलब ये होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हीट को सिस्टम में ऐड कर रहे हैं, बॉयलर के में ऐड कर रहे हैं, और ज़्यादा हीट ऐड करेंगे तो स्टीम क्या होगा? स्टीम ज़्यादा हीट को एब्ज़ॉर्ब करेगी, और ज़्यादा स्टीम में ज़्यादा एनर्जी होगी, और ज़्यादा एनर्जी अगर हमें टरबाइन में जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा? बहुत ज़्यादा अमाउंट में वर्क मिलेगा।
तो ये सुपर हीटिंग कर सकते हैं। सुपर हीटिंग से भी एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है और प्रेशर को बढ़ाने से भी। तीसरा तरीका मैंने क्या बताया था, रिड्यूसिंग कंडेंसर प्रेशर। ये देखो सुपर हीटिंग और बॉयलर के प्रेशर को इंक्रीज करने का मतलब है कि मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन को इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है। अब दूसरा है रिड्यूसिंग कंडेंसर प्रेशर। कंडेंसर प्रेशर को कम करने से भी हमारी थर्मल एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि कंडेंसर प्रेशर जब हम लोग कम करते हैं, नीचे कंडेंसर प्रेशर क्या होता है, जब कंडेंसर प्रेशर ये नीचे कम करते हैं तो यहाँ का ये टेम्परेचर भी कम हो जाता है। जब ये डिफरेंस ज़्यादा क्रिएट हो जाता है, प्रेशर डिफरेंस की बात करें या टेम्परेचर डिफरेंस की बात करें, ये डिफरेंस जितना ज़्यादा होता है उसकी एफिशिएंसी उतनी ही ज़्यादा होती है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि हाई वैक्यूम क्रिएट करते हैं। अब खुद ही सोचो कि अगर ये टरबाइन है, ये देखो टरबाइन है, अब यहाँ पे मान लेते हैं प्रेशर 150 बार है और यहाँ पे मान लिया 1 बार है, तो ये दोनों का डिफरेंस कितना है, 149 का है। तो इस, क्योंकि कोई भी चीज फ्लो किसकी किसकी वजह से करता है, ग्रेडियंट की वजह से, प्रेशर डिफरेंस की वजह से स्टीम फ्लो करती है। अब यहाँ पे जो कंडेंसर है उसका प्रेशर और भी कम कर दें, वैक्यूम प्रेशर कर दें, 0.5 बार कर दें, वैक्यूम, हाई वैक्यूम क्रिएट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, टरबाइन में वर्क ज्यादा मिलेगा, टरबाइन में वर्क ज्यादा मिलेगा, तो हमें क्या मिलेगा, इसकी रैंकाइन साइकिल की इफिशियंसी हमारी क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। किसी को कोई दिक्कत याद है? सबके पास कैलकुलेटर है? एक न्यूमेरिकल कर लिया जाता रैंकाइन साइकिल पे। ठीक है, कैलकुलेटर हो तो देखो। अब क्योंकि जब तक न्यूमेरिकल करेंगे नहीं तब तक हमको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इस चैप्टर से एक न्यूमेरिकल एग्जाम में आता ही है। या तो ये इफिशियंसी कैलकुलेट करेगा, या तो हमको रीहीट के बारे में पूछेगा, रीजनरेशन के बारे में पूछेगा, या तो हम हमसे एक न्यूमेरिकल पूछेगा। तो न्यूमेरिकल जो पूछता है कुछ इस टाइप का न्यूमेरिकल है। इसमें लिखा है, न्यूमेरिकल क्या है, लिखा है कि एक सिंपल Rankine cycle, a simple Rankine cycle works between 28 बार एंड 06 बार। अब यहाँ पे खुद ही समझना है कि अगर दो प्रेशर दिया है तो एक प्रेशर जो हमारा होगा, जो हायर प्रेशर होगा, वो किसका प्रेशर होगा, बॉयलर में होगा। ये किसका प्रेशर होगा, बॉयलर में होगा। जो लोअर प्रेशर होगा वो कहाँ पे होगा, कंडेंसर में। ये हमें खुद ही समझना है। अब नहीं तो ये कंफ्यूज हो जाओ कि दो प्रेशर दिया है, कौन किसका प्रेशर है। ठीक है। अब इसके बाद लिखा है द इनिशियल कंडीशन ऑफ स्टीम बीइंग ड्राई। ठीक है, कंडीशन स्टीम की क्या है, ड्राई है, ड्राई सेचुरेटेड। तो यहाँ पे जो स्टीम क्या है, ये ड्राई सेचुरेटेड है। 1 पे देखो, यहाँ पे स्टार्ट किया गया, यहाँ पे क्या है, स्टीम जो है वो क्या है, ड्राई सेचुरेटेड है। कैलकुलेट द साइकिल इफिशियंसी, मतलब वही रैंकाइन साइकिल की इफिशियंसी पूछ रहा है। वर्क रेशियो डब्ल्यू नेट डिवाइड बाई डब्ल्यू टी एंड स्पेसिफिक स्टीम कंजप्शन 3600 डिवाइड बाई टर्बाइन वर्क, ये हमें निकालना है। अब हमको साइकिल में चीजें समझनी पड़ेंगी कि ये क्या है, यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, हीट को ऐड किया जा रहा है, हीट एडिशन प्रोसेस है। यहाँ पे कंडेंसर में हीट को रिजेक्ट किया जा रहा है। तो जो हमारा प्रेशर होगा यहाँ पे 28 बार होगा, यहाँ पे 0.06। अब यहाँ पे लिखा हुआ है द इनिशियल कंडीशन ऑफ स्टीम बीइंग ड्राई। ड्राई स्टीम का मतलब होता है, देखो अगर इस रीजन के अंदर है तो हम क्या कहते हैं, उसे वेट स्टीम कहते हैं। ठीक है, क्योंकि उस स्टीम के अंदर क्या है, लिक्विड है। और जैसे ही इस पॉइंट पे पहुंचता है, इस वेपर लाइन पे पहुंचता है, वहां पे स्टीम क्या हो जाता है, ड्राई हो जाता है। तो लिखा है कि ये ड्राई है, इनिशियल कंडीशन। यहाँ ये डायग्राम बना हुआ था, क्वेश्चन में डायग्राम है, कभी कभी डायग्राम नहीं बना रहता, लेकिन इसमें डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, स्टीम टेबल बुक है किसी के पास, इसमें स्टीम टेबल बना होता है। स्टीम टेबल देखना आता है कि नहीं आता है, ये पहले बताओ।
ठीक है, स्टीम टेबल देखना है तो बहुत अच्छी बात है। तो स्टीम टेबल में हम 2 चीज़ें देखेंगे। पहला, क्योंकि हमको 2 ही कंडीशन तो दिया, एक 28 बार दिया, एक 0.06 दिया है। तो हम देखेंगे 28 बार पे H1 की वैल्यू क्या है? H1 का मतलब समझ रहे हो? वहाँ पे H1 नहीं लिखा होगा, स्टीम टेबल में यहाँ पे लिखा होगा Hg। क्या लिखा होगा? Hg। ड्राई स्टीम को हम लोग लिखते हैं Hg, और वेज लिक्विड सैचुरेटेड लाइन पे HF होता है, और जो पूरा ये होता है HFG होता है। तो हमें यहाँ पे क्या Hg निकालना है और Sg निकालना है। यहाँ तक समझ में आया? स्टीम टेबल जिसके पास हो उसको फटाफट ओपन करके ये डेटा दोनों मिलाओ, Hg और Sg किस पे? 28 बार पे। डेटा को चेक करो। स्ट्रीम टेबल है ना तुम लोग के पास? सबके पास बुक में देखो, लास्ट में भी दिया होता है। हाँ, तो उसमें चेक करो, ये डेटा देखो मिल मैच कर रहा है H1 की, Hg की वैल्यू 28 बार पे। कुछ लोग माइक अनम्यूट किया करो, जिससे चीजें समझ में आए कि आवाज जा रही है या नहीं जा रही है। मैच कर रहा है ना? तो ऐसे देखते हैं, ठीक है, कितना आसान होता है। हमको एक ही कंडीशन दिया रहेगा। देखो यहाँ पे देखो 2 चीजें हैं, एक 28 बार है और दूसरा लिखा है ड्राई स्टीम है। यहाँ लिखा है ड्राई स्टीम है, ड्राई सेचुरेटेड। ड्राई सेचुरेटेड वाली लाइन क्या होती है? इसको कहते हैं ड्राई सेचुरेटेड वेपर, ठीक है। और ये क्या होता है? लिक्विड लाइन या वेट लाइन, ठीक है। इसके बीच में ड्राइनेस फ्रैक्शन होता है, ठीक है। तो 1 वाली कंडीशन मिल गई, ये हमारा Hg होगा और Sg होगा। दूसरा हमें देखना है 0.06 बार पे। 0.06 बार कहाँ पे होगा? अब यहाँ पे 2 पे तो नहीं देख पाएंगे ना, तो हम किस पे देखेंगे? देखो 0.06 बार पे हम लोग निकालेंगे HF3, HF निकालेंगे। ये हमारा क्या है? HF है। HF की वैल्यू देखो और Hg की वैल्यू देखो। HF और Hg की वैल्यू ये लिखा होगा, ये HF है और ये Hg है। और ऐसे ही S2 की वैल्यू, देखो इसमें न्यूमेरिकल ही है इस सब्जेक्ट में, और कोई ऑप्शन नहीं न्यूमेरिकल, तो बताना पड़ेगा। ये हमारा S2 है, SF है और Sg है। उसी उसी पॉइंट है 0.06 बार पे, और उसी पे Vf की वैल्यू यहाँ पे दिया 0.001 मीटर क्यूब पर केजी। ये सारी वैल्यू फटाफट मिलाओ 0.06 बार पे। HF की वैल्यू, Hg की वैल्यू, SF की वैल्यू, Sg की वैल्यू, तभी समझ में आएगा। यहाँ तक आ गया? ठीक है। अब यहाँ पे देखो, तो ये 2 चीजें हम लोग कैसे, देखो कहाँ पे देखते हैं? देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं। और जो हम लोग ये HFG ये निकाले हैं, ये कहाँ पे निकला है? ये यहाँ पे निकला है, इस पॉइंट पे। 2 वाली कंडीशन हमें नहीं पता है, क्योंकि ये देखो यहाँ पे वेट रीजन में है ना, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ड्राइनेस फ्रैक्शन होगा। ड्राइनेस फ्रैक्शन की लाइन ऐसे होती है। तो अब हमें पता है कि देखो S1 इक्वल टू S2 होगा। यहाँ पे एंट्रोपी और यहाँ पे एंट्रोपी इक्वल होगी कि नहीं होगी, ये पहले बताओ। क्योंकि ये दोनों क्या है? आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। तो S1 इक्वल टू क्या होगा? S2 होगा। S1 इक्वल टू S2 होगा। और हमें पता है S2 इक्वल टू क्या होता है? S2 इक्वल टू होता है
S2 इक्वल टू हमारा होता है एस एस एफ प्लस एक्स एस एफ जी। ये पढ़ा होगा। S2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम की बात करें यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ भी 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो S1 की वैल्यू हमें पता है कितनी है, S1 की वैल्यू यहाँ पे, ये 1 की वैल्यू, ये वाली वैल्यू देखो ये यहाँ से, और S2 इक्वल टू क्या हो जाएगा SF2 प्लस एक्स एस एफ जी। तो SF2 की वैल्यू यहाँ पे है देखो, ये वाली वैल्यू, और SFG इसकी वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, X2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, X2 की वैल्यू। X2 की वैल्यू पता हो जाएगी तो यहाँ पे हमें पता क्या मिल जाएगा, जब इसकी वैल्यू पता चल जाएगी तो हम यहाँ पे निकालेंगे H2, और H2 इक्वल टू हमारा क्या होता है, जैसे हम लोग H2 निकालना वैसे H2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, HF2 प्लस X2 X2 HFG2। ठीक है, क्योंकि हमें फाइनली क्या चाहिए था, H2 चाहिए था ना, और H2 कब निकला, जब X2 निकल के आता। ठीक है, यहाँ पे देखो वही चीज यहाँ पे किया है, देखो H2 इक्वल टू क्या किया है, देखो पहले ड्राइनेस फ्रैक्शन निकाल लिया 0.728 आया, फिर H2 इक्वल टू क्या किया है, HF2 प्लस X2 HFG2। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था ये H2 इक्वल टू, वैसे H2 निकालना। H2 कैसे निकलता है, जब तक X2 नहीं निकलता, हमेशा ऐसे करते हैं, हमें ड्राइनेस फ्रैक्शन निकालना होता है तो दो एंट्रोपी को इक्वल करते हैं, क्योंकि H1 इक्वल टू H2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस था। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसको निकाल लिए। अब ये हमारा क्या निकल गया, H2 निकल गया, ये हमारा क्या आ गया, H2 आ गया। अब ये H2 की वैल्यू ये निकल के आई, कैलकुलेट करना पड़ता है ये। यहाँ तक समझ में आ रहा है, क्या कर रहे हो, पीछे क्या कर रहे हो, इसमें क्या कर रहा है, ये ये तो उसी में दिया है। ये देखो यहाँ तक सारा डेटा कहाँ से है, स्टीम टेबल से, यहाँ तक हमने कुछ भी नहीं किया, ये सारा का सारा डेटा 0.06 स्टीम टेबल के वीएफ क्या स्पेसिफिक वैल्यूम है, देखो स्पेसिफिक वैल्यूम मीटर क्यूब पर केजी, ये डेटा दिया हुआ है। ठीक है ना, यहाँ तक हो गया, H2 तक आ गया। ठीक है, अब H2 आ गया ना, अब तुम सोचो टरबाइन वर्क क्या होता है, H1 माइनस H2 होता है ना। H1 हमको पता था, यहाँ पे हम निकाल चाहिए थे ड्राई, और H2 अभी निकाले हैं। अगर H1 से H2 हम लोग माइनस कर दें, ये H1 और H2 माइनस कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, टरबाइन वर्क मिल जाएगा। तो एक चीज तो हमको मिल गया, ये हमें क्या मिल गया, टरबाइन वर्क मिल गया। दोनों को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टरबाइन वर्क मिल जाएगा। अब ऐसे ही हमें क्या निकालना है, पंप वर्क निकालना है, और पंप वर्क क्या होता है, H4 माइनस H3। अब देखो पंप वर्क कहाँ पे है, देखो यही तो पंप है, 4 से अगर 3 को माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, पंप वर्क मिल जाएगा। तो पंप वर्क इक्वल टू क्या होता है, HF4 माइनस HF3, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं VF इंटू P1 माइनस P2। क्योंकि यहाँ P1 P2 हमेशा, क्योंकि पंप क्या करता है, प्रेशर को बढ़ाता है। ठीक है, तो प्रेशर डिफरेंस इनटू स्पेसिफिक वॉल्यूम का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी जो हमको ये मिलता है वही इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम 0.001 दिया था, प्रेशर P1 28, ये 0.06 बार में दिया था। इसको न्यूटन पर मीटर में करने के लिए 10⁵ से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो ये हमें, और ये जूल में था तो किलो जूल में करने के लिए 1000 से कोई दिक्कत हो बताओ, पंप वर्क। ठीक है, अगर हमें पंप वर्क मिल जाएगा तो हमें नेटवर्क मिल जाएगा। नेटवर्क क्या होता है, टर्बाइन वर्क माइनस पंप वर्क। टर्बाइन वर्क आया है उसमें से पंप वर्क माइनस कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, नेटवर्क मिल जाएगा। दोनों को माइनस करना है तो इतना किलो जूल पर केजी आ गया। तो साइकिल एफिशिएंसी कितनी होती है बताओ, साइकिल एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी साइकिल एफिशिएंसी क्या, डब्ल्यू नेट बाई क्यू। ठीक है, तो ये डब्ल्यू नेट क्या, Q1 की वैल्यू अभी हम लोग नहीं निकाले थे, तो Q1 देखो क्या होगा, Q1 क्या होगा, H4 से H1, ये ना होगा। तो
H4 माइनस H1 देखो H1 माइनस H4 ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, Q1 की वैल्यू मिल जाएगी और W नेट को यहाँ से निकाले थे तो दोनों को डिवाइड किया तो कितना आया 0.33 और 100 अगर वॉइस नहीं आ रही है मेरी, मेरे यहाँ नेट में प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग का नेट सही चल रहा है। हम्म, सबको वॉइस सही समझ में आ रही है, किसी को नहीं सुनाई पड़ क्लियर, अभी भी नहीं आ रही है। 40 मिनट तक चलेगा लिखा है अमन, अमन बस ये खत्म तो कर लो, इसको तो कंप्लीट कर लो, हमें भी पता 40 मिनट चलेगा 1 घंटे तक, ठीक है। यहाँ पे देखो अभी भी नेट का इशू, ठीक है, बस यही तो थोड़ा सा समझना है, इतना समझ लो, ठीक है। ये क्या किया गया है, इफिशिएंसी निकाला गया है, ठीक है, डब्ल्यू नेट बाई क्यू, Q1 H1 माइनस H4, ठीक है, इफिशिएंसी आ गई। वर्क रेशियो क्या होता है, डब्ल्यू नेट बाई टर्बाइन, देखो 0.997 आया है, तो ये हमें ध्यान रखना है, 1 से ज्यादा नहीं आएगा। और स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन क्या है, 3500 डब्ल्यू नेट, ठीक है, तो यहाँ से केजी पर किलोवाट आवर ये आ गया। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को करते हैं, हम लोग यहाँ पे इफिशिएंसी और इफिशिएंसी पावर प्लांट की कभी कभी ये वीडियो दिख रहा है कि नहीं, स्क्रीन को आ रहा है कि नहीं, ठीक है, तो इसको यही खत्म कर देते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व करके ले आना, कर लेना इसको, लिखोगे तो पूछना, ये होमवर्क वीडियो दिख रहा है बट नॉइस क्लियर नहीं आ रही है, ठीक है, इस क्वेश्चन को करना, कल देखते हैं।